सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपका एक बार पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर ना हमारा एक सब्जेक्ट है आधुनिक राजनीतिक दर्शन, मतलब मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आज हम आधुनिकता और आधुनिकता के लक्षण मतलब मॉडर्निटी और सिम्टम ऑफ मॉडर्निटी के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी। तो देखो पहले इसको आप अपने शब्दों में समझो, नॉर्मल शब्दों में समझो कि आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी होती क्या है ना। अब देखो आप क्या समझते हो, जहाँ पर चीज़ों में, सोच में, विचारों में, थिंग्स में बदलाव हो। ठीक है, चीज़ें प्रोग्रेस करने लगें, जो सोच है लोगों की वो उसमें बदलाव आने लगे, उसमें प्रोग्रेशन होने लगे। ठीक है, जहाँ पर चीज़ें तर्क संगत बन जाए, मतलब रीजनेबल बन जाएं, जहाँ पर लोगों के विचारों में अब तर्क की भावना आ जाए, तर्क संगत भावनाएं आ जाएं, वहाँ पर लोग अनुभववाद पर यानी कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ें करने लगें, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सोचें, तो उसको ही हम आधुनिकता मानते हैं। ठीक है, आधुनिकता को हम पुनः जागरण का आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, और आधुनिकता को हम प्रबोधन भी कह सकते हैं। ठीक है, आधुनिकता जो है पुनः जागरण और प्रबोधन से ही मिलकर बना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो देखो पुनः जागरण आंदोलन को आपको पता ही है, 14वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी, मतलब कि यहाँ पे 14वीं सेंचुरी से लेके 17वीं सेंचुरी के बीच में यूरोप के अंदर ना क्या चीज़ें थी। पहले यूरोप के अंदर टोटली जो चीज़ें थी ना वो चर्च के आधार पर चलती थी, चर्च के आधार पर, गॉड के आधार पर ये मिथ फैले हुए थे वहाँ। ठीक है, उन मिथों को ख़त्म करने के लिए कुछ दार्शनिक आए। ठीक है, दार्शनिक मतलब फिलोसफर्स आए। ठीक है, कुछ लोग आए, कुछ विद्वान आए, कुछ साइंटिस्ट आए। वो लोग आने लगे धीरे 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 धीरे, आने के बाद में इन चीज़ों में बदलाव करने लगे। उन्होंने इस अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए पहला कदम उठाया। ठीक है, और उस कदम को ही पुनः जागरण कहा जाता है, रेनेसांस कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो वैसे ही हम बात करते हैं प्रबोधन की। अब प्रबोधन काल क्या है, अब क्या था ना, पुनः जागरण जो था इसमें लोग आए, आने के बाद में शुरुआत की गई है। ठीक है, लोग अभी पूरी तरीके से बदले नहीं है, सिर्फ शुरुआत में आए हैं, चीज़ें शुरू हुई हैं। यहाँ पर लोगों ने प्रभाव डालना प्रारंभ किया है कि भाई हाँ ये चीज़ गलत है। ठीक है, इतना अंधविश्वास में मत जियो, थोड़ा बाहर आओ। ठीक है, ये है पुनः जागरण आंदोलन, जहाँ पे लोगों को शुरुआत की जा रही है। ठीक है, अब लोगों को बदलना है धीरे 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 धीरे। लेकिन अब प्रबोधन काल जो है, ठीक है, जिसको हम एनलाइटमेंट भी बोलते हैं, प्रबोधन काल एनलाइटमेंट के अंदर लोग शुरू नहीं हुए हैं, यहाँ पर लोगों का विचार प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। अब लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे अपना विवेक लगाते हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, अधिक तर्क संगत बन गए हैं। ठीक है, हर चीज़ के पीछे वो कहीं ना कहीं अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं, अपने विवेक को यूज़ करते हैं, अपने माइंड को यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, लोग तर्क यानी कि रीज़न मांगते हैं, लोग अनुभववाद पर बिलीव करने लगे हैं, मतलब अपने जो एक्सपीरियंस पुराने रह चुके हैं उनके आधार पर करेंगे अब चीज़ों को। अब वो पुरानी चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे कि भैया जो चल रहा चलते रहने दो, ये नहीं चलेगा अब। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्रबोधन काल को और पुनः जागरण को मिला दिया जाए तो ये ही एक आधुनिकता है, इसी को ही आधुनिकता कहते हैं। एक तो हमने समझ लिया कि आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी का मतलब क्या है। ठीक है, किसके आधार पर हमने समझा अभी, पुनः जागरण मतलब कि रेनेसांस और प्रबोधन काल एनलाइटमेंट के आधार पर। ठीक है, इसके बेस पर हमने मॉडर्निटी मतलब कि आधुनिकता का मतलब जान लिया। अब देखो दो चीज़ें और हैं, तर्क संगत मतलब तर्क यानी कि रीज़न, और अनुभववाद यानी कि एक्सपीरियंस। इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद भी आधुनिकता बनती है, उसको भी हम आधुनिकता कहते हैं। ठीक है, कैसे लोगों ने धीरे धीरे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया तर्क के आधार पर चीज़ों को। ठीक है, मतलब अब वो विश्वास करने से पहले हर समय तर्क करते हैं, रीज़न मांगते हैं किसी न किसी बात का। ठीक है, ये भी एक आधुनिकता का प्रतीक है। ठीक है जी, अनुभव, अनुभववाद, ये भी एक आधुनिकता का प्रतीक है। मतलब चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी है आधुनिकता को बताते वक्त।
तर्कसंगत, अनुभववाद, पुनः जागरण, प्रबोधन काल। इन 4 चीज़ों को लिखने के बाद में, बोलने के बाद में आप आधुनिकता, मॉडर्निटी को समझा पाते हो। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। आधुनिकता का अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित हो गए हैं जो प्राचीन परंपराओं में परिवर्तन ला रहे हैं। आधुनिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसमें प्राचीन परंपराओं के स्थान पर नवीन मान्यताओं को स्थान दिया गया है। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया जितनी भी प्राचीन परंपराएं थी, जाति थी इत्यादि, धर्म इत्यादि में सब परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, चीज़ें जो है तर्कसंगत बन जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो अपना स्थान ग्रहण करने लगती हैं। So what is the meaning of modernity? The meaning of modernity is that system in which, as a result of industrial revolution, some such elements have been included which are bringing changes in ancient traditions. Modernity is the name of such a social system in which new beliefs have been given place in place of ancient traditions. So what is the meaning of modernity? Okay, so suppose that you want to change your mindset. Okay, you do not follow your ancient tradition, it is the modernity. Okay, you believe in reasons, okay, in experience, it is a modernity. Got it? You want to progress. Got it? I hope you could understand. तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको आधुनिकता के विषय में बता दिया है, ये चीज़ वही है। मतलब जहाँ पर मैंने आपको बताया पुनः जागरण और प्रबोधन, रेनेसांस और एनलाइटमेंट को ही आधुनिकता बोलते हैं। पुनः जागरण कब स्टार्ट हुआ था? 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में चला। यहाँ पर भी 1500 से लेकर 1800 के बीच का जो दौर रहा है, ठीक है, उस दौर को आधुनिकता बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, हम प्रबोधन काल जो है उसको भी आधुनिकता बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आधुनिकता के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ मॉडर्निटी। तो देखो, आप आधुनिकता के लक्षण से क्या समझते हो, सिम्टम ऑफ मॉडर्निटी से क्या समझते हो? सीधी सी बात है, आप आधुनिकता को, मॉडर्निटी को कैसे पहचानते हो? जिस तरीके से आप पहचानते हो ना, जिन चीज़ों के कारण आप पहचानते हो, उसी को हम उसके सिम्टम्स बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं। देखो, तर्क है, सीधी सी बात है, इसके अंदर आप एक तर्क यानी तर्क करने वाले, तर्क वितर्क करने वाले जिज्ञासु पर्सन बन जाते हो, है ना। कोई भी आपसे कोई बात कह रहा है, आप डायरेक्ट उस पर बिलीव थोड़ी करने वाले हो। अब आप उससे रीज़न मांगोगे, ठीक है, तर्क वितर्क करोगे, ठीक है ना, अपने विवेक का इस्तेमाल करोगे। यही एक लक्षण है, ठीक है, किसका? आधुनिकता का। अनुभववाद, अनुभववाद के अंदर क्या होता है? अब लोग ना डायरेक्ट बिलीव नहीं करते किसी पर, ना ही डायरेक्ट कोई काम करने लग जाते हैं। अब लोग अपने अनुभव को देखते हैं कि हाँ भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ था कभी, तो मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। अब ये चीज़ें जो होती हैं, यही अनुभववाद होती है। मतलब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कोई निर्णय लेना, कोई कार्य करना, ठीक है, किसी के ऊपर बिलीव करना, किसी विचार को मानना, ठीक है जी। सार्वभौमिकता, देखो, सार्वभौमिकता का मतलब है समान दृष्टिकोण, ठीक है, सभी चीज़ें विश्व में, संसार में समान हैं, यह एक आधुनिकता का लक्षण है, ठीक है। यूनिवर्सलिज्म, जिसको हम बोलते हैं, सार्वभौमिकता बोलते हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर आपको इसको समझ में आया। सीधी सी बात याद रखो, समान दृष्टिकोण, एक समान चीज़ें, वो सब चीज़ें जो विश्व में, पूरे संसार में जो चीज़ें हैं वो सार्वभौमिक हैं, एक समान है, एक समान दृष्टिकोण है, ऐसा समझो, ठीक है जी। प्रगति, सीधी सी बात है, आधुनिकता के अंदर, मॉडर्निटी के अंदर प्रगति होती नहीं होती है ना, प्रोग्रेस ही तो होती है। इसका नाम तभी तो आधुनिकता है। आधुनिकता क्यों है? मॉडर्निटी तुम क्यों मानते हो? क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रेस होगा, प्रगति होगी, ठीक है। चलिए, तो देखो, अब बात करते हैं हम प्रभुसत्ता। देखो, प्रभुसत्ता का अर्थ है नियंत्रणहीन, मतलब अब आपके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, टोटली आप फ्री हो, आप स्वतंत्र हो यहाँ पर कुछ भी कार्य करने के लिए, कुछ भी मान्यता को मानने के लिए, ठीक है। आपके ऊपर किसी का दबदबा नहीं है।
जैसे कि अगर हम बात करें पुराने ज़माने की यूरोप में, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर पहले पॉप का, चर्च का था ना, जो चर्च का राज था। चर्च का दबदबा था सबके ऊपर, सबका नियंत्रण था। चर्च के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। ठीक है, चर्च जो कहेगा सब लोग वही मानेंगे। ये था नियंत्रण का दौर। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रभु सत्ता की, अब हम फ्री हैं जी, हम पे कोई भी दबाव नहीं डालेगा, ये होता है प्रभु सत्ता। गॉट इट। देखो अब बात करते हैं व्यक्तिवाद। देखो व्यक्तिवाद का मतलब है यहाँ पर व्यक्ति के अधिकारों की बात होने लगती है। ठीक है, व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुखता मिलती है। अर्थात यहाँ पर बोला जाता है कि भैया व्यक्ति जो है ना, उसके पास में अपना विवेक है। ठीक है, उसको खाली छोड़ दो। अब यहाँ पर अब उसको अधिकार दो, मतलब अब उसको अपने सोचने समझने की शक्ति का प्रयोग करने दो, क्योंकि उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी विवेक है। ठीक है, आप उसके ऊपर नियंत्रण मत रखो। ठीक है ना, कोई विचार, वो कोई भी काम करेगा तो वो अपने विचारों के आधार पर कर लेगा। ठीक है, अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेगा। आप अब उसको अधिकार दे दो। सीधी सी बात, यहाँ पर ही वो इतना बोलते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम धर्मनिरपेक्षता। देखो धर्मनिरपेक्षता जो है ना, ये थोड़ा सा हिलाने वाला टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। भारत के आधार पर अलग है ये, यूरोप के आधार पर अलग है। भारत के आधार पर अलग कैसे है, यूरोप के आधार पर अलग कैसे है। यूरोप के अंदर अगर आप राज्य को लेते हो और धर्म को लेते हो तो वो टोटली अलग है। ठीक है, लेकिन भारत के आधार पर राज्य और धर्म आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे, अभी समझते हैं। देखो जैसे यूरोप में ना, अगर कभी धर्मों के बीच में लड़ाई हो गई, सपोज करो, वहाँ बोलेगा नहीं कोई। ठीक है, यूरोप में ऐसा समझो, वहाँ पे कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में है कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगी। अगर किसी एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म को परेशान किया जाता है तो भारत में राज्य बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन यूरोप में बिल्कुल अलग थलग है, वहाँ पर उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भारत के अंदर सभी धर्मों को समान माना जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं। अब ये अलग अलग क्यों हैं, तो देखो हमने पढ़ा कि यूरोप के साइड में पहले बहुत ज़्यादा दबदबा रहता था, चर्च का, पादरियों का, कुलीन का, पॉप वगैरह का, ये बहुत ज़्यादा दबदबा था वहाँ पर। हमने ये सुना ना, सब पूरी तरीके से बुरी तरीके से कब्ज़ा रखा था इन लोगों ने, मतलब इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने बिल्कुल ही धर्म और राज्य को अलग कर दिया कि भाई धर्म का राज्य से कोई लेना देना नहीं, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं, अलग रहो, वरना फिर से वही चीज़ हो जाएंगी। आई बात समझ में। लेकिन भारत में क्या है, भारत के अंदर बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, और भारत की एकता को बनाने के लिए, भारत को संप्रभुत्व राष्ट्र रखने के लिए, ठीक है, खंडित ना हो, ये अखंड राष्ट्र बनाने के लिए, अखंड राष्ट्र रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, तभी तो मिलजुल कर रहेंगे। क्योंकि हमारे में तो भाषाएं इतनी हैं, हमारे में तो 8 प्रकार के इंपॉर्टेंट जो मोटे मोटे धर्म बता रहा हूँ, वैसे तो पता नहीं कितने ही होंगे। ठीक है, इस कारण हम देखते हैं यूरोप में और हिंदुस्तान में दोनों चीज़ें अलग हैं। तो अब हम बात करते हैं सहनशीलता। तो देखो सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस की जो बात हो रही है यहाँ पर, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है, बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है आधुनिकता मॉडर्निटी का। कैसे, यहाँ पर सहनशीलता से टोटली जो मिलाव है ना, वो अस्तित्व से है। कैसे, यहाँ पर सभी के अस्तित्व को बनाए रखने की बात होती है। उस समय जो चीज़ें हो रही थी, वो काफ़ी सहनशील व्यक्ति होंगे जिन्होंने ये सब चीज़ें देखी, ये सब चीज़ें सही, और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की ज्वाला अपने अंदर जलने दी कि भाई एक दिन तो आएगा ना, उस दिन तो हम एक स्वतंत्र होंगे, है ना, उस दिन तो अपने अस्तित्व को बना पाएंगे। आज हमारे पर इतना दबदबा आया है, आज हम अपनी चीज़ों को नहीं उठा पाते, आज हमारे साथ ऐसा कर दिया जाता है, आज हमारे धर्म को बदल दिया जाता है, आज हमारे साथ ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक समय तो आएगा। और वही सहनशीलता आधुनिकता का लक्षण है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है जी, लेकिन जाने से पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है, मुझे बताइए कि ज्ञानोदय, आत्मज्ञान और प्रबोधन, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? अगर है तो क्या है? ठीक है, चलिए, धन्यवाद।